नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ विद ब्रजेश कुमार पे। उम्मीद है आप सभी बहुत ही मस्त एवं स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को काफ़ी अच्छे से कर भी रहे हैं और प्रतिदिन आप वीडियो को फॉलो भी कर रहे हैं, साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे हैं। इस बार हम लोग का उम्मीद ये है, इस तरह से मेहनत करना है कि हम लोग अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस को कर पाएँ। तो चलिए हम लोग फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न है, यदि किसी एपी का आठवां पद 17 एवं 14वां पद 29 है। एपी का आठवां पद कितना है जी? 17 है और 14वां पद कितना है? 29 है। तो एपी का सार्वंतर क्या होगा? तो हमें एपी का क्या बताना है? सार्वंतर बताना है। ध्यान दीजिए, पहले हम थोड़ा सा शॉर्टकट में इसे लिखते हैं। हमारे पास एक एपी गिवन है। इस एपी का जो आठवां टर्म है इसको हम T8, आठवां टर्म जो है कितना दे रखा है हमें? 17 दे रखा है। और दूसरी बात जो है, इस एपी का जो 14वां पद है, कितना पद है जी? 14वां पद जो है वह कितना दे रखा है? 29 दे रखा है। कितना दे रखा है? 29 दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है कि डी बताइए। क्या बताइए? डी बताइए, सार्वंतर बताइए। तो मान लीजिए कि हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे मान लेते हैं कि एपी का जो प्रथम पद है वह ए है। क्या है जी? ए है। एपी का प्रथम पद क्या है? ए। तो माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब प्रश्न में है कि आठवां पद कितना है? 17। आप जानते हैं एनवां पद की फॉर्मूला Tn = a + n-1 इंटू डी। पहले आप ध्यान समझेंगे, n तो टी एन कौवा पद बताना है, आठवां पद। तो n का मान हो गया 8, a + n का मान हो गया 8 - 1 गुणे डी। इसको हम लोग को इस तरह से इसलिए करना है ताकि ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया था। आठवां पद कितना था? 17 था। तो ध्यान दीजिएगा, 17 = a + 7d। इसको हम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। a + 7d कितना हो गया? 17 हो गया। या आप इस चीज़ को ऐसा भी करके लिख सकते थे कि a + 8 में से गया 7d और T8 है। T8 का मान कितना था? 17 था। कोई दिक्कत? पुनः Tn = a + n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिए, टी इस बार कौवा पद है 14वां पद। तो टी एन का मान कितना हो गया? 14, ए का a + 14 - 1 इंटू डी कितना? वही डी का तो हमने डी ही माना है 14। अब देखिए a + 14 में से गया 13d = T14 का मान कितना दे रखा था? 29 दे रखा था। ध्यान दीजिए, कितना दे रखा था? 29 दे रखा था। इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये है 1 और इसको हम लिख लेते हैं 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर आपके पास एग्जाम में समय नहीं है तब आपको ऐसे भी इस चीज़ को समझ सकते थे कि यहाँ पे आठवां पद दिया है। आठवां पद मतलब a + 7d कितना दिया है? 17। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे a + 7d = 17। और यहाँ पे 14वां पद दिया है, इसके लिए डायरेक्ट आप क्या लिख सकते थे? a + 13d = 29। आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिलता और वहाँ से आप इस चीज़ को हल करते काफ़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होता। अब ध्यान दीजिए, हमें जो है हल करना है और हल करके हमें किसका मान निकालना है? डी का। यहाँ पे आप एक बात समझिए, आपको आवश्यकता किस चीज़ की है? डी की। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, ध्यान देंगे, जैसे हम लिख दें समीकरण 1 - समीकरण 2। समीकरण 1 - समीकरण 2 मतलब समीकरण 1 में से घटा रहे हैं किसको? समीकरण 2 को। या आप साफ साफ लिखना चाहें तो लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर साफ साफ ऐसे लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो ध्यान दीजिए क्या होगा। 1 नंबर समीकरण आपका कितना है? a + 7d = 17 और दूसरा समीकरण क्या है? a + 13d = 29। क्या करना है? घटाना है, घटाइए, माइनस माइनस यहाँ भी होगा माइनस, कट गया, प्लस है माइनस है।
7D में से 13D जाएगा, माइनस का 6D। उम्मीद करते हैं इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा 17 में से 29 घटाना है, तो 29 में 17 घट लिए, 9 में से 7 गया 2 और 2 में से गया 12। लेकिन चिन्ह कौन सी का लगेगा? माइनस का, चूँकि जो ज़्यादा होता है उसके आगे का चिन्ह लगता है, तो 29 ज़्यादा है। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 दूनी के 12, तो डी का मान कितना आ गया? 2। और यही इस सवाल का क्या था? उत्तर था। प्रश्न पूछा था कि आप डी के मान को बताएं। किसके मान को बताएं? डी के मान को बताएं। और उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया भी होगा, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को आप प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम में जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपसे नहीं छूटे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कभी भी बाबू गलत चीज़ जो नहीं करना है किसी भी चीज़ का। मोबाइल है, इसका आप अच्छा उपयोग करें, पढ़ाई में उपयोग करें, थोड़ा बहुत आप इसे मनोरंजन भी कर सकते हैं। लेकिन अब 24 घंटा जब आप मोबाइल में मनोरंजन के लिए डूबे रहेंगे तो आपके लिए क्या है? हानिकारक है। तो साथ ही साथ आप लोग पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से करें, हम यही चाहते हैं आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2 संख्याओं का योगफल 50 है। कोई भी 2 संख्या है, उसका योगफल कितना है? 50 है, एवं उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी की 7/3 गुनी है। अभी लाइट कटा हुआ है तो थोड़ा सा हम बोर्ड पे देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। चलिए ठीक ही है। तो दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। कितना गुनी है जी? 7/3 गुनी। आप जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, आप जहाँ कहीं भी बैठ के वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा, तो आपको समझ में और ज़्यादा आएगा। चलिए प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ देते हैं। 2 संख्याओं का योगफल 50 है, एवं उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। तो संख्या निकालिए। हमें कितने संख्या की आवश्यकता होगी? 2। हम मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या x है। क्या है? x है। पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या जो है y है। दूसरी संख्या क्या है जी? y है। कोई दिक्कत? प्रश्न है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 50 है। तो x + y = कितना हो गया? 50। समीकरण नंबर 1। x + y कितना हो गया? 50। समीकरण नंबर 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा था? इसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। एक संख्या मान लीजिए x है, दूसरी संख्या क्या है? y है। एक संख्या जो है दूसरे की कितना गुनी है? 7/3 गुनी है। मतलब ये कितना गुना है? 7/3 गुना। किसके? इसके। तो इसमें हम कितना से गुना कर देंगे? 7/3 से। फिर से आप समझिए, कह रहा है इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या के कितना गुनी है? 7/3 गुनी है। मतलब x जो हो गया क्या हो गया? 7/3y। इस बात को आप गौर से समझिएगा। इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। हमसे पूछा है कि वो संख्याएं बताएं, तो संख्याएं निकालें। ध्यान दीजिए, अब हम x के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में, या हाँ चलिए रख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने समीकरण 1 है कितना जी? x + y = 50 है। x का मान कितना रखना है? 7/3 y + y = 50। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए। 1 और 3 का लघुत्तम कितना हो गया? 3। 3 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा। 3 से भाग देंगे 3 में, तो एक बार में कटेगा। 1 में 7 में y से गुना करेंगे 7y + 1 से भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा? 3 बार में। और 3 से y में गुना करेंगे 3y = कितना था? 50। 7 और 3 10y/3 = 50। अब ध्यान दीजिए, 10 से ही कट जाएगा, 10 × 5 = 50। 3 इधर भाग दे रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? गुना, क्रॉस, तिरछा तिरछी गुना कर देते। 1 में y से गुना कीजिएगा y। अब 5 में 3 से गुना करेगा 5 × 15। अरे 5 के नीचे 1 लिखेंगे तो उसे कोई अक्षर थोड़ी पड़ने वाला है। तो 1 में y से करने का y। अब 5 में 3 से 5 × 15, तो y का मान कितना हो गया? 15। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख लीजिए, जैसे 2 में रखने से आसानी से बनेगा, तो हम लिख लेते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है?
x इजकल टू 7/3y, x इजकल टू 7/3, y का मान कितना आया 15, 3 पचे 15, 7 पचे 35। तो x का जो इस तरह से मान होगा कितना हो जाएगा 35। इस सवाल का उत्तर जो है पहली संख्या या दूसरी संख्या आप समझें तो एक संख्या उसमें से कितनी है 35 है, तो दूसरी संख्या कितना है जी 15 है। एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या कितना है 15 है। वीडियो के क्वालिटी में अगर कहीं भी थोड़ा सा आपको दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताएं, या वीडियो में कहीं भी आपको समझने में दिक्कत होता है तो आप इसको दोबारा चला के देखें। उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं अपने परेशानी को, ताकि जब हम अगली वीडियो बनाएं तो उस बात का ध्यान रखें कि कहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है। तो ये था सवाल और इसका उत्तर। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को करेंगे और ये प्रश्न भी हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए काफ़ी एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। चलिए प्रश्न है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न पूछा हुआ है और ये प्रश्न जो है काफ़ी अच्छा है। कह रहा है कि x और y में एक संबंध स्थापित करें। इसे मिटा देते हैं। x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x y, यदि बिंदु x y बिंदु 3,6 एवं -3,4 से समदूरस्थ हो। फिर से एक बार क्वेश्चन को आप सुनेंगे। प्रश्न है x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y बिंदु 3,6 एवं -3,4 से समदूरस्थ हो। आइए समझाते हैं। आप ध्यान दीजिए, एक बिंदु है x, y, यहाँ ध्यान दीजिएगा x, y, एक बिंदु है 3,6 और एक बिंदु जो है ये है -3,4, -3,4। अब बात को पहले गौर से समझिएगा। प्रश्न है कि x और y में संबंध बताना है, x और y के बीच रिलेशन बताना है यदि बिंदु x y, इसका हम अब इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं a। क्या नाम देते हैं a। इस बिंदु का नाम हम अपने से दे देते हैं b, इसका नाम हम दे देते हैं c। अब प्रश्न कह रहा है कि x y बिंदु 3,6 से, मतलब a जो है b से 3,6 से, x y जो है 3,6 से और -3,4 से समदूरस्थ है, और -3,4 से भी क्या है समदूरस्थ है। इसका मतलब पहले आप समझें, इसका मतलब यह है कि जो a से b के बीच की दूरी है, जो a से b के बीच की दूरी है वही दूरी a से c के बीच भी होगी, वही दूरी a से c के बीच की भी होगी। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न था कि x और y से उतना ही दूर 3,6 है जितना दूर -3,4 है। तो हमें x और y के बीच का बताना है, रिलेशन बताना है। अब ध्यान देंगे, अगर हम ए बी के लिए देखें, किसके लिए बाबू, ए बी के लिए, ए और बी बिंदु के लिए, तो आप पा रहे होंगे कि अगर हम यहाँ दूरी सूत्र लगाएं तो x1 कितना हो गया x, y1 कितना हो गया y। तो x1 इजकल टू x, y1 इजकल टू y। कोई दिक्कत, x1 इजकल टू क्या हो गया x, y1 इजकल टू हो गया y। फिर x2 इजकल टू, अच्छा यहाँ पे एक बात और समझ लें, जैसे 3,6 लिखा है और ये किसी बिंदु का निर्देशांक लिखा हुआ है, 3,6 लिखा हुआ है और ये किसी बिंदु का निर्देशांक लिखा हुआ है। तो आप ध्यान देंगे कि 3 जो होगा यानी सबसे पहले जो होगा वो x अक्ष के मान को दर्शाता है और बाद वाला जो होता है y अक्ष के मान को दर्शाता है। समझ गए आप बात को। पहला वाला जो होता है वो x अक्ष को और दूसरा वाला किसको, y अक्ष को दर्शाता है। उम्मीद करते हैं आप इतना बात को समझ गए होंगे। तो उसी बात को, पहला वाला x अक्ष, दूसरा वाला y अक्ष। यहाँ पे तो ये फर्स्ट पॉइंट था तो x1 y1 लगा दिया। सेकंड पॉइंट पाइए तो x2 y2, तो x2 कितना हो गया 3, y2 कितना हो गया 6, x2 हो गया 3, y2 कितना हो गया 6। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से ए बी के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करें, दूरी सूत्र से, तो आप बताएं ए बी के लिए दूरी सूत्र क्या लिख सकते हैं। दूरी सूत्र क्या लिख सकते हैं, यहीं लिख देते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, दूरी सूत्र किसके लिए प्रयोग करना है, ए बी के लिए। तो ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 कितना है छोटू 3
माइनस x1 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6, y1 कितना है y, तो 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ए बी इजकल टू रूट अंडर, इसको तोड़िए, ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मान 3, बी का मान x प्लस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस, फिर इसको भी तोड़िए, ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो y का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 3 दूनी के 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36, फिर 6 दूनी के 12 माइनस का 12y और प्लस का y स्क्वायर। अगर हम इसको एक सही ढंग से लिखने का प्रयास करें तो ए बी इक्वल टू जो होगा रूट अंडर, ए बी इक्वल टू जो होगा रूट अंडर, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x फिर माइनस 12y। अब इसको कहीं भी लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक वे में लिख रहे हैं। प्लस का 9 और प्लस का 36, यही ना है जी, प्लस का 36 और प्लस का 9, 36 और 9 45, तो प्लस का 45। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। आप ए बी को यहीं पे आप हल करके छोड़ देंगे। अब ध्यान देंगे, हम लोग फिर चलेंगे, बात करेंगे एसी के ऊपर। अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखें ताकि आपको बातें क्लियर हो जाए। अब इसको हम रफ करते हैं। अब हम लोग चलेंगे एसी के लिए। किसके लिए बाबू? एसी के लिए। हाँ, जहाँ भी बैठे हैं आप, जहाँ से भी वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ से वीडियो को आप देखते रहें और जहाँ पर भी बोलने के लिए आपसे कहा जाए वहाँ पर आप बोलें। बोलने में कोई शर्म नहीं करना है, सीखना है तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एसी के लिए बात करें। किसके लिए बात करें? एसी के लिए। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, x1 का मान x, वही बात है, y1 का मान y, x2 का मान माइनस का 3, वेरी गुड, और y2 का मान 4, y2 का मान कितना हो गया? 4। फिर वही दूरी सूत्र बार बार लिखने से अच्छा है कि एक बार हम लोग लिख दिए, अब आगे डायरेक्ट फार्मूला पर लिखते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? क्या होता है बोलिए? दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, x2 क्या है? -3 माइनस x1 x माइनस 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 4 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल नहीं है। तो एक बार दूरी सूत्र आप लोग फिर से बोलेंगे। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो बाबू, ऐसा होता है ना कि खाली रूम में वीडियो बन रहा है, एक सामने बस मोबाइल लगा हुआ है, हम बोल रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है कि कुछ मतलब प्रोसेस कुछ और चल रहा होता है और आवाज़ किसी और प्रोसेस का निकल जाता है। जैसे हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें पीछे, इसके साथ पिछला वीडियो ही होगा, जिसमें हम पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे गुणनखंड विधि। किस विधि को? गुणनखंड विधि को। और गलती से हम वहाँ पे चर्चा कर दिए थे किसको? द्विघाती सूत्र को। तो ऐसा छोटा छोटा मिस्टेक आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि समझ भी पा रहे होंगे कि वो जो प्रश्न किया गया था किस विधि से किया गया था? गुणनखंड विधि से। लेकिन ध्यान कहीं और हटने की वजह से हम लोग उसको चर्चा किस विधि का कर दिए? द्विघाती सूत्र का। मतलब गुणनखंड विधि को हम लोग क्या कर दिए थे? द्विघाती सूत्र। तो थोड़ा सा वहाँ बोलने में मिस्टेक हुआ था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ऐसे छोटी मोटी को जो गलती हो रहेगी, उम्मीद करें आप बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यदि किसी बच्चा को समझ में नहीं आया था तो इस बात को आप समझ लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ध्यान दीजिएगा, AC इजकल टू रूट अंडर क्या है जी? a माइनस बी का दी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, तो a की जगह क्या है? -3 का होल स्क्वायर माइनस 2, a का मान क्या हो गया? -3, b का मान क्या हो गया? x प्लस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं। यहाँ देखिए,
ए स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर -2 ए का मान 4 बी का मान y प्लस बी स्क्वायर y का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कीजिए, ध्यान दीजिएगा। ए सी इजकल टू, बोलिए ए सी इजकल टू क्या होगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या होगा -3 इंटू -3, तो माइनस से माइनस में गुना करेंगे प्लस, और 3 के 9, तो प्लस का 9। हम हर एक छोटी छोटी बात बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। माइनस से माइनस में गुना करेंगे प्लस, 3 दूनी के 6x, 3 दूनी के 6x प्लस का x स्क्वायर प्लस 4 चौके 16, 4 दूनी के 8 y माइनस का 8 y, और यहाँ जान दीजिएगा क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ से हम ये तो पहले वाला लिखे थे, पहले वाला जो समीकरण था ये था, हम इसको लिखे चूँकि हमको जरूरत पड़ने वाला आ गया इसलिए उसको रब नहीं कर रहे। अब ध्यान दीजिए, AC इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और 16 और 9 25, 16 और 9 25। यहाँ तक कोई परेशानी है आपको, हाँ या ना? यदि है तो फिर से वीडियो को पीछे करिए और देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा था कि ये x और y से 3 को 6 और -3 को 4 समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब कि जितना दूरी इनके बीच का है उतना ही दूरी इनके बीच का है। तो इनके दूरी के बीच क्या है? AB। इनके दूरी के बीच क्या है? AC। तो यहाँ से AB और AC आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा जी? बराबर होगा। तो चलिए हम लोग बराबर करते हैं इसको और देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। अब इस चीज़ को हम पूरा मिटा लेते हैं। हम केवल इसको इसलिए बताए थे ताकि आप समझ पाएँ कि इनके और इनके बीच की दूरी क्या थी? बराबर थी। ऐसा क्या था? प्रश्न ने आपसे बोल रखा था। आप वीडियो को बीच में रोक के उतार भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न जैसा उसके मन के अनुसार हम लोग चलते हैं। प्रश्न का मन क्या था कि इनके बीच की दूरी जो थी, AB और AC के बीच की दूरी जो थी क्या थी? बराबर थी। AB का मान कितना था? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। यहाँ पे क्या है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस का 25। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कीजिएगा? ध्यान दीजिएगा। समझने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन करना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्वेश्चन पे कितना समझ बना पा रहे हैं। और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है। आँख मूंद के ध्यान दीजिए, अंदर रूट से अंदर रूट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ से देखिएगा, अब एक बार आपको समझने के लिए लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, या आप एक काम और भी कर सकते थे, थोड़ा देर बाद हम समझाते हैं उसको। प्लस का 45 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस का 25। अब ध्यान दीजिए, अगर बराबर में समान चीज़ से समान पद जुड़ा हुआ हो तो कैंसिल हो जाएगा। यदि बराबर में समान चिन्ह से समान पद जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। करने का मतलब है, देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल होगा। क्यों? इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या बनेगा? फिर माइनस में, तो इधर प्लस और माइनस बनता है, फिर क्या हो जाता है? कैंसिल। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब कितना बचे यहाँ? 6x से 6x को भी कैंसिल करेगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बाबू? यहाँ पे 6x किस साइन के साथ है? माइनस के साथ। यहाँ पे किसके साथ है? प्लस के साथ। तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अब चलिए इधर लिख लेते हैं 6x माइनस 8y प्लस का 25 माइनस 6x इधर आएगा प्लस 6x, इधर माइनस 12y इधर आएगा प्लस 12y, और प्लस में 45 इधर, प्लस में 45 इधर आएगा माइनस में 45। एक बार हम देख लेते हैं, माइनस प्लस 6x माइनस 8y प्लस का 25, इधर प्लस माइनस में 6x इधर आया प्लस में 6x,
-12y इधर आया, प्लस में 12y इधर, प्लस में 45 इधर आया, माइनस में 45, ये वाला टोटल पार्ट का हो गया 0। किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं किया, सबको उधर लेके चले गए। अब ध्यान दीजिए, प्लस में 6x, 6x कितना x हो गया? 12x, माइनस 8y अब प्लस 12y, तो प्लस का 4y, प्लस का 25 माइनस का 45, तो ये हो गया कितना जी? 20। 5 में से 5 क्या 0, 4 में से 2 क्या इक्वल टू 0। क्या 4 का टेबल कमन है, पहाड़ा कमन है 4 का, तो कर दीजिए। 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 y और 4 पचे 20 इक्वल टू 0। 4 इधर गुणा करेगा उधर जाएगा तो भाग करेगा, 0 में 4 से भाग लगेगा क्या हो जाएगा? 0। अर्थात यहाँ पे क्या बनेगा? 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इधर -5 उधर जाएगा प्लस 5, तो 3x प्लस y इक्वल टू 5। यही सवाल का क्या था? उत्तर था। x और y के बीच यही रिलेशन था कि 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? 5 होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो काफ़ी पसंद भी आएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, पढ़ते रहना है, कठिन चीज़ें भी मिलेगी आपको, आसान चीज़ें भी मिलेगी, तो कठिन से घबराना नहीं है और आसान देख के उतावला भी नहीं होना है कि ये तो हम कर लेते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आप कर लेते हैं वही चीज़ आपको फंसाता है। तो हम यही कहेंगे कि आप वीडियो को प्रॉपर फॉलो करें और अपने पढ़ाई को एक शानदार तरीके से करें, ताकि फिर कभी जीवन में पलट के देखना पड़े तो ये अफसोस नहीं हो कि काश हमने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती। तो अफसोस करने से अच्छा है कि अभी समय हम लोगों के पास, हम लोग मेहनत करें और एक नया इतिहास को हम लोग रचें। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।